नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और नरेंद्र मोदी ने अब लॉकडाउन के आगे का रास्ता बताया है। उन्होंने बताया कि अब देश को अपने पैरों पर कैसे खड़ा करना है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा करना है और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी की क्वालिटी है, उन्होंने बताया कि इस कोरोना के संकट को अवसर में कैसे बदलना है। तो पहली बात तो उन्होंने ये कही कि 17 मई को लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होगा और देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू होगा। अभी चौथा फेज कुछ बदला हुआ होगा, कितना बदला होगा, क्या क्या बदलाव होगा, इसकी डिटेल्स बाद में मैं आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान ये किया कि लॉकडाउन का चौथा पिछले 3 फेजेस जैसा नहीं होगा। इसके नियम अलग होंगे, शर्तें अलग होंगी और राज्यों की सलाह के आधार पर इसको तय किया जाएगा और 18 मई से पहले इसके सारे के सारे नियम देश को बता दिए जाएंगे। लेकिन इन सब से ऊपर नरेंद्र मोदी ने देश को आगे का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के एक बड़े इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। यह सिर्फ पैकेज नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक रास्ता है, ये एक थिंकिंग है। इस पैकेज की डिटेल्स क्या है ये तो कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बताएंगी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने कहा उसको समझने की जरूरत है। ये हम जानते हैं कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। कोरोना लंबे वक्त तक एक संकट की तरह हमारे सिर पर रहेगा, इसलिए अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना होगा। लॉकडाउन के चौथे फेज में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी की बातों से इस बात का अंदाजा लगा कि 17 मई के बाद दुनिया में जीने का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, टैक्स वसूली का तरीका बदलेगा, आत्मनिर्भर होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, अपनों पर भरोसा करने का अंदाज बदलेगा, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, लेबर रिफॉर्म्स होंगे और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में जिम्मेदारी का एहसास बदलेगा। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया है, यह हमारे लिए मौका है इस देश को बड़ा बनाने का, हमारे लिए मौका है इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा और पिछले 50 दिन में बहुत कुछ बदला भी है। जो बदला है वो दिख रहा है, लेकिन अब जो बदलेगा वो पूरी दुनिया देखेगी और जिसमें हमें आपको सबको मिलकर काम करना होगा। मोदी ने यह भी कहा कि अब तक 130 करोड़ लोगों ने जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है वो भारत की सामूहिक शक्ति का सबूत है और ये सही है। कोरोना के कारण पिछले 50 दिन में बहुत कुछ बदला है। जैसे महाराष्ट्र में सरकार ने लिकर की होम डिलीवरी की परमिशन दे दी। अब कौन सोचता था इस देश में कोई सरकार शराब की होम डिलीवरी करवाएगी, बहुत शोर मचता। लेकिन लोग जानते हैं शराब की दुकानों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, कोरोना का खतरा बढ़ रहा था, लोगों ने सरकार की मजबूरी को समझा। लोगों को रेल में मास्क लगा कर बैठना होगा, ट्रेन में चादर कंबल नहीं मिलेंगे, खाना घर से लाना होगा, ये सब हुआ। ये बदलाव है जिसको लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन मैं आपसे बड़ी बात कहना चाहता हूं और वो बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको क्या करना है, उसके लिए सबसे जरूरी है हम आत्मनिर्भर हों। अगर कहीं 200 लोग इकट्ठा हो जाएं, भीड़ लग जाए, तो ये कहना ना शुरू कर दें कि पुलिस कहां थी, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। कोरोना ना तो पुलिस को जानता है ना जनता को। अब 200 लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में खुद सोचना होगा, वो लोग जो भीड़ लगाकर खड़े थे। अगर हमारे उद्योग दुनिया में अपना भरोसा बढ़ाना चाहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ने आज जो पैकेज अनाउंस किया उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लेबर रिफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हम लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बंद करना पड़ेगा। सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, मेट्रो बसों में सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ हो जाएगी, तो फिर सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम जानते हैं कि हमारे देश में कम्युनिकेशन सिस्टम्स की कमी है, हम जानते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर दुनिया के भरोसे की कमी है। जब बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि लोग कैसे सड़क पर थूकते हैं, कैसे हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। इन सब चीज़ों को तो हमें बदलना पड़ेगा। अब कोरोना से खतरे के बचने के लिए सरकार ने जैसे पाबंदी लगा दी कि जगह जगह थूकना नहीं चाहिए, फाइन भी होता है, पुलिस भी पकड़ती है,
कई राज्यों ने पान गुटखा पर बैन लगा दिया है, लेकिन हमके बदलना पड़ेगा। अगर कोई सड़क पर पान खाकर गुटखा थूके तो ये मत पूछे कि पुलिस कहां थी। जनाजे में अगर सैकड़ों की भीड़ जुट जाए, किसी शमशान घाट में 200 लोग इकट्ठा हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, तो फिर पुलिस किस किस को पकड़ेगी, किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, किस किस को जेल में डालेगी। ये सब वो बातें हैं जो अब लॉकडाउन के साथ साथ हमारे जीने के तरीके में बदलने का संदेश देंगी। लेकिन इसके साथ साथ देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, ये हमें सीखने की जरूरत है। लॉकडाउन में चाहे जितनी रियायत मिले, लॉकडाउन कोरोना का इलाज तो नहीं हो सकता और लॉकडाउन हमेशा नहीं चल सकता। हफ्ते में एक दिन व्रत रखने से शरीर स्वस्थ होता है, रोग मुक्त होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। नवरात्रि में 2 दिन का व्रत रखता है, साल में 1 महीने में रमजान के रोजे रखते हैं, लेकिन रोज तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए अब लॉकडाउन को धीरे धीरे पीछे जाना होगा और हमारा फोकस अब इकोनॉमी के फायदे के लिए होगा, क्योंकि ज्यादा वक्त तक अगर लॉकडाउन रखा गया तो ये देश की इकोनॉमी के लिए खराब होगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस खत्म हो गया है, खतरा खत्म हो गया है, ये भी नहीं मानना है। खतरा कम नहीं हुआ है, या नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा, खतरा न खत्म हुआ है न टला है, लेकिन कोई नहीं जानता खतरा कब तक जाएगा। इसलिए इस वायरस के खत्म होने के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। अब इस वायरस से लड़ने का तरीका हमको हर रोज सोचना होगा, एहतियात के साथ घर से निकलना होगा, काम पर जाना होगा, तभी इस देश की इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, इस देश को बड़ा बना पाएंगे और ये कोरोना का जो संकट आया था, इस संकट को अवसर में बदल पाएंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज बड़े इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की।
इसकी हम कोशिश करेंगे। क्यों किया? इसलिए क्योंकि दुनिया का आज भारत पर भरोसा बढ़ा है। भारत की जनता ने मिलकर जिस तरह से कोरोना के संकट को फेस किया, दुनिया के लोग सोचते थे यहां पर करोड़ों लोग मरेंगे। कोई कहता था 2 करोड़ लोग मरेंगे, कोई कहता था 50 लाख मरेंगे, कोई कहता था इतने बड़े देश में कोरोना पर के संकट पर काबू पाया ही नहीं जा सकता, लॉकडाउन को लागू किया ही नहीं जा सकता। देश की जनता ने करके दिखाया। अब जरूरत है नए रास्ते पर फोकस करने की, देश को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते में जितनी मुश्किलें हैं उनको दूर करने की। सरकार अपना काम करेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार पर निर्भर हो जाएं। सरकार के काम है जो उनको करने हैं। बहुत सारी बातें जो नरेंद्र मोदी साफ साफ नहीं कह सकते, उनकी लिमिटेशंस हैं। हां, जहां कानून बदलने की जरूरत है वहां कानून बदले जाने चाहिए। अगर हम मेक इन इंडिया को एक वर्ल्ड ब्रांड बनाना चाहते हैं, भारत में बनी चीजों को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो फिर सबसे बड़ी जरूरत है दुनिया से इन्वेस्टर्स भारत आए। और जब इन्वेस्टर्स भारत आए तो उन्हें ब्यूरोक्रेसी के रेड टेपिज्म को फेस ना करना पड़े। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दुनिया में भारत के प्रोडक्ट पर भरोसा बढ़े, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल की बड़ी जरूरत है। हमारे यहां ज्यादातर एक्सपोर्ट इसलिए अटकता है कि लोग फायदा उठाने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ साफ लफ्जों में एक बात तो कही है कि सरकार सबसे ज्यादा ध्यान कमजोर वर्ग का रखेगी। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर के साथ उन मजदूरों की चिंता की जाएगी जो दिन रात काम करते हैं। अगर हम अपने छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को इतना बड़ा बना पाए कि वो चीजें बाहर की दुनिया में सप्लाई कर सकें, तो इसका बड़ा लाभ होगा। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में
देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक सपना है और इसे पूरा करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, और वाकई में ये सपना हमारे देश ने कई वर्षों से देखा है। एक अवसर है और बहुत सारी बातें, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूं साफ साफ। आज इंप्रेशन ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त चीन से नाराज है। कोई कहे न कहे, लोग ये मानते हैं कि चीन के कारण दुनिया में कोरोना का संकट आया, जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। अब पूरी दुनिया ने चीन की मदद की थी, लेकिन चीन इस मुसीबत से उबर गया तो दुनिया को कैसी चीजों की सप्लाई कर रहा है ये हम देख रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका की 200 कंपनियों के बारे में मैंने पढ़ा कि वो चीन से व्यापारिक नाता तोड़ना चाहती हैं, विकल्प ढूंढ रही हैं। अगर सस्ती दवाएं, सस्ते सामान, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए तो कहां जाएं? बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो यूरोप की हो, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में लगी हैं, वो वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर भारत में लेबर रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स हुए, सिंगल विंडो क्लियरेंस हुई, तो उनको लगेगा कि भारत एक अच्छी जगह है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा, ये रिफॉर्म्स में मदद करेगा। इसीलिए मोदी ने कहा कि आपदा जरूर है, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदल दिया जाए तो हम दुनिया जीत लेंगे। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज
2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री की आज की इन बातों को ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें देश के भविष्य का रास्ता है, हम सबके ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है। सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया, उसको बढ़ावा देना, और उसमें भी लोकल प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी कंपनियों बने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना। ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हमने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने ये करके दिखाया। जो आज आर्थिक महाशक्तियां हैं, चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सबकी तरक्की का मूल मंत्र यही रहा, इन देशों ने अपनी आबादी को, ताकत को समझा, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया। अब पूरी दुनिया में जो भी सामान लोग इस्तेमाल करते हैं वो इन देशों से बने हुए होते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण इसमें चीन है। कैसे चीन दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया। अपनी जनसंख्या को, अपनी आबादी को चीन ने अपनी ताकत बनाया, लोकल प्रोडक्ट्स को बड़ा बनाया। आज हमारे देश में इसकी जरूरत है, लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की। और ये नरेंद्र मोदी ने आज कहा भी कि कोरोना के संकट के वक्त में गरीब भाई बहनों का संयम, उनकी सहन शक्ति को हमने देखा है। अब इन लोगों को ताकतवर बनाना है, उनके आर्थिक हितों का ख्याल रखना है। ये बातें सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसमें एक सच्चाई है। लॉकडाउन के वक्त जब ट्रेनें बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, सिर्फ जरूरी सामान भेजे जा रहे थे, उस समय किसी को जरूरी सामान की कमी महसूस क्यों नहीं हुई? ये सारी चीजें लोकल मार्केट से मिली। कोरोना के संकट ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट की इंपॉर्टेंस को हमें समझाया। इसीलिए हम जानते हैं कि कोरोना के दौर में लोकल ने बचाया, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल को महत्व देना होगा, लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। अब लोकल को ग्लोबल बनाना है और लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे जो देसी प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया में अगर बढ़ा पाए तो कर पाएंगे। अब दिक्कत क्या है? हमारे सामान की क्वालिटी, उसकी कीमत। चीन से मुकाबला करें तो चीन के बारे में लोग कहते हैं कि चीन की सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती,
वो ज़्यादा वक्त तक चलते नहीं है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन कीमत इतनी कम, तो दुनिया के ज़्यादातर लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेते हैं। चीन का सामान सस्ता इसलिए क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन करता है और छोटी छोटी हज़ारों यूनिट में प्रोडक्शन होता है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर हुए, अगर हम कीमत को कम कर पाएँ, चीन से मुकाबला कर पाएँ, तो उसे पीछे छोड़ देंगे। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास क्षमता है, टेक्नोलॉजी है। जो बाकी दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसे सरकार अगर दूर करे तो शायद क्वालिटी सुधर पाएगी। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी का संकल्प सारे लक्ष्य हासिल कर सकता है। अब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आज भारत के पास साधन है, संपन्नता है, टैलेंट है। भारत दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकता है और दुनिया की सप्लाई चेन को और बेहतर बनाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, न टैलेंट की, न कमिटमेंट की। हमारे देश के लोग जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो क्या कमाल करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए सपोर्ट नहीं है। कोई वजह नहीं है कि हम जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कोरिया जैसे देशों की तरह ग्लोबल प्रोडक्ट्स न बना सकें। मोदी ने कहा कि जहाँ चाह भी है और राह भी है, हमारे पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरी चीज़ें हैं, मैन पावर है, लेकिन इसके बाद भी इन्वेस्टर भारत की तरफ रुख नहीं करते। उसकी वजह है सरकारी तंत्र की दिक्कतें, टैक्स टेररिज्म, लेबर लॉज,
पिछले 5-6 साल में कई नीतियां बदली हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज मोदी ने कहा कि सरकार ये सब करेगी, हर तरह की दिक्कतों को खत्म करेगी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारे लिए एक और बड़ी मुसीबत है भरोसा, अपने आप पर भरोसा और अपनी सरकार पर भरोसा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सरकार बातें करती है, करती कुछ नहीं। हम कहाँ लड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्या अमेरिका से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे। कोरोना के संकट ने भारत के लोगों में अपने आप पर इस भरोसे को बढ़ाया है और भारत के लोगों में अपने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसे को बढ़ाया है। हमने करके दिखाया है और नरेंद्र मोदी को संकटों का सामना करने की आदत है और जब भी वो इस संकट से लड़े, जीत के निकले। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आए भूकंप का उदाहरण भी आज दिया। मैं आपको बता दूं कि वाकई में मोदी ने भूकंप के बाद कच्छ के इस इलाके को जिस तरह से पुनर्निर्माण किया, मैं इसका गवाह हूं। उस वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। भूकंप के बाद कच्छ का जो हाल था, वहां का जो मंजर था, उसे देखकर दिल कांप जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया, जिसने भी कच्छ की तस्वीर देखी, वो यकीन ही नहीं कर पाया कि वही कच्छ है जो भूकंप से बर्बाद हो गया था। आज मोदी ने यही याद दिलाया, संकल्प दृढ़ हो तो फिर कोई भी चुनौती असंभव नहीं है, हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है
राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मैं तो एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये हो सकता है अगर हमें अपने आप पर भरोसा हो, हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा हो, अपनी सरकार पर भरोसा हो। सारी क्षमताएं हमारे पास हैं, अवसर भी है, मौका भी है और दुनिया की जरूरत भी। जैसा मैंने कहा कि दुनिया चीन से नाराज है, चीन को शक की निगाह से देखती है। अमेरिका की 200 से ज्यादा कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। इटली और इजराइल की कंपनियां अपना सामान चीन से समेटना चाहती हैं। यूरोप की कोई कंपनी अब चीन में जाकर काम नहीं करना चाहती। जापान का इरादा भी यही है। अगर हम इन सबको सपोर्ट करते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, टैक्स टेररिज्म से बचा सकते हैं, लेबर रिफॉर्म्स का उनको रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने लैंड रिफॉर्म किए हैं, तो फिर ये कंपनी हमारे यहाँ आ सकती हैं। उन्हें कच्चा माल मिलेगा, मैन पावर मिलेगी, सस्ते मजदूर मिलेंगे, लोगों का कमिटमेंट मिलेगा। लेकिन सरकार को रेड टेपिज्म को खत्म करना होगा, लेबर लॉज बदलने होंगे और मोदी ने आज कहा भी है कि वो ये सब करेंगे। मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी इस अवसर को देख रहे हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टर्स को रेड टेपिज्म से बचाएंगे, सिंगल क्लियरेंस विंडो सिस्टम डेवलप करेंगे और सबसे बड़ी बात, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो कोई बात कहेगा नहीं, इस बात से उनका भरोसा टूटता है कि हमारे यहाँ अदालतों में जब केस जाते हैं तो पूरे के पूरे कानून बदल दिए जाते हैं, जिसके आधार पर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, अपनी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। अगर वही बदल जाए, लाइसेंस कैंसिल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, तो फिर कंपनियों का भरोसा टूटता है। इस भरोसे को खड़ा करने की जरूरत है और इस भरोसे को खड़ा करने में सिर्फ सरकार का नहीं, हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं उनका भी बड़ा रोल होगा। एक बड़ी साफ साफ बात मैं कहना चाहता हूं, हमें अपने दिल से अगर दुनिया के साथ बिजनेस करना है, जल्दी पैसा कमाने की और क्वालिटी कंट्रोल पर कॉम्प्रोमाइज करने की आदत को बदलना होगा। दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क दुनिया में मार्केट में छाए हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, उन सब ब्रांड्स के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं, उनकी एक ही बात है, क्वालिटी कंट्रोल। वो ऐसी प्रोडक्ट देते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वो जब किसी बिजनेसमैन से डील करते हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है और हम ये कर सकते हैं। भारत की संस्कृति यही है, भारत की कल्चर यही है। हमारा बिजनेस तो चलता ही भरोसे पर था। बचपन से सुनते आए, जबान दे दी, फिर वो लाखों की हो या करोड़ों की हो, एक बार जबान दे दी तो दे दी। उस भावना को हमें वापस लाने की जरूरत है। दुनिया ये कहे किसी भारतीय ने जबान दे दी तो दे दी, भारत के प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। भारत से अगर पेमेंट आनी है तो आ जाएगी, कोई हेरा फेरी नहीं होगी। ये भरोसा पिछले कुछ साल में बढ़ा है, लेकिन इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे रेलवे स्टेशंस, हमारी सड़कें, हमारी शिपिंग, इस सारी की सारी चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। और इन सब का लाभ जानते हैं किसको होगा? इन सब का सबसे ज्यादा फायदा उन मजदूरों को होगा जिन्हें पिछले 10-15 दिन से हम सड़क पर, रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते देख रहे हैं, उनका दर्द देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। ये करना हमारे फैक्ट्री ओनर्स को बात समझनी होगी, हमारे उद्योगपतियों की बात समझनी होगी, इन मजदूरों की जरूरी है। उन्होंने इस देश को बनाया है। हर मजदूर एक ही बात कह रहा था, लॉकडाउन से दिक्कत नहीं है, काम धंधे के चक्कर में घर से हजारों किलोमीटर दूर आ गए, काम धंधा बंद है, मजदूरी नहीं मिल रही। जिस ठेकेदार के भरोसे वो आए थे वो छोड़कर भाग गया। ये भरोसा पैदा करने की जरूरत है। जिस मकान मालिक के घर में वो रह रहे थे, हालत जानते हुए किराया मांगने लगा, इसने भरोसा तोड़ा है। सरकार कुछ भी कर ले, कुछ दिन तक मदद कर देगी, आसपास के लोग मदद कर देंगे, पराए शहर में कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे। अब इन उद्योगों को, इन फैक्ट्रियों को फिर से खड़ा करने की जरूरत है और इस तरह से खड़ा करने की जरूरत है कि दुनिया इन प्रोडक्ट्स की डिमांड करे।
ये तो मजदूर भी जानते हैं कि कोरोना का डर जितना मुंबई में है, जितना दिल्ली में है, उतना बेगूसराय में है, बलिया में है, उतना बनारस में है, उतना टीकमगढ़ में है। परदेश में मदद करने वाले कम मिलेंगे, गांव में घर के लोग, गांव के रिश्तेदार होंगे, बुरा वक्त कट जाएगा, इसलिए गांव जाना बेहतर है। लेकिन इस सोच को बदलने की जरूरत है। अब रोजगार मिले, काम मिले, पैसा मिले, मजदूर बेहतर तरीके से शहरों में रह पाएं, इसकी जरूरत है। क्योंकि मजदूरों ने जो कुछ कहा, ये बातें गलत नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काम करने वालों से पैसे न काटने के लिए कहा था, पूरी तनख्वाह देने को कहा था, काम से न निकालने को कहा था। कंपनियों ने ये किया, लेकिन ज्यादातर मजदूर ठेकेदार लाते हैं, कंपनियां ठेकेदारों का पेमेंट करती हैं। कंपनियों ने तो पेमेंट कर दिया, ठेकेदार गायब हो गया। इस सोच को बदलने की जरूरत है अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है। मजदूरों की दिक्कतें देखने के बाद मुझे लगता था कि इन्हें काम तो मिलना चाहिए, फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए। मेहनतकश और तो कुछ कह नहीं रहा था, ये कह रहा था कि मुझे काम चाहिए। अब तक तो प्रोडक्शन बंद रहा, लेकिन अब नए अंदाज में, नए वक्त में चीजों की किल्लत दूर करनी है, डिमांड सप्लाई के संतुलन को ठीक करना है, तो फिर फैक्ट्रियां खुलनी होगी। 50 दिन से लॉकडाउन है, आप घर से नहीं निकले, गाड़ी घर के नीचे खड़ी है। अब अगर इसी तरह खड़ी रही तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इन सारी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है। किसी गाड़ी को आज स्टार्ट करने लगेंगे तो 5-7 मिनट तो उसमें वैसे ही लग जाएंगे। इसी तरह से जब फैक्ट्रियों के पहिए जाम हो जाते हैं, जब फैक्ट्रियां चलना बंद हो जाती हैं, तो उसे ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रखा जा सकता। कंपनियों का काम घरों से हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, घरेलू सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको खुलना जरूरी है। और लॉकडाउन के अगले फेज में ये काम तेजी से होगा। हम सबको जानना चाहिए कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, एक ही रास्ता है। लोग सावधान रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपनी हिफाजत खुद करें, परिवार का ख्याल रखें, खुद भी कोरोना से बचें, दूसरों को बचाएं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज देश के लोगों से कहा, साफ साफ संदेश दिया, सरकार सिर्फ लोगों से सावधानी बरतने की अपील नहीं कर रही, लोगों को उपदेश नहीं दे रही, सरकार भी कोरोना से मुकाबले की हर संभव तैयारी कर रही है। और इसका सबूत आज मिला जब 50 दिन के बाद रेल पटरी पर लौटी, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पहले के मुकाबले रेलवे का सफर कितना बदल गया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा 20 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very funny. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. लॉकडाउन के अगले फेज में क्या क्या बदलने वाला है, इसका एक बड़ा संकेत आज मिला। 50 दिन के बाद ट्रेन पटरी पर दौड़ी, मुसाफिरों को लेकर ट्रेन फिर से चलने लगी। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग की वजह से रेलवे स्टेशन का नज़ारा बदला हुआ था, ट्रेन में सफ़र करने का अंदाज बदला हुआ था। 6 बड़े शहरों से 8 स्पेशल ट्रेन चली। नई दिल्ली से पहली स्पेशल ट्रेन 1177 पैसेंजर्स को लेकर बिलासपुर की रवाना हुई। अब ट्रेन उस सारे स्टेशन पर नहीं रुकेगी जिन पर पहले रुकती थी, सिर्फ 4 स्टेशन होंगे। दिल्ली से चलकर झांसी रुकेगी और उसके बाद बिलासपुर से पहले भोपाल, नागपुर, रायपुर में इसका स्टॉप होगा। नई दिल्ली से आज डिब्रूगढ़ और बेंगलुरु की ट्रेन चली। हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद, पटना, बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन चली। और फिलहाल 15 रूट्स पर 30 ट्रेनें चलाई गई हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच ट्रेन का सफर तो शुरू हुआ, लेकिन कोरोना ने हमारी जिंदगी पर जो असर डाला, उसकी झलक आज रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं। नई दिल्ली से शाम 4 बजे बिलासपुर की ट्रेन चलनी शुरू थी। ट्रेन निकलने से 90 मिनट पहले पैसेंजर को स्टेशन पर पहुंचना था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री होते ही उनकी स्क्रीनिंग हुई। पैसेंजर के साथ साथ उनके लगेज को सैनिटाइज किया गया। पहले चेक किया जाता था कि सामान में बम या कोई विस्फोटक तो नहीं है,
अब ये देखा जा रहा है कहीं वायरस के प्रति लापरवाही तो नहीं हुई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की कोच में एंट्री पर यात्रियों के लिए सैनिटाइजर रखे गए हैं। इस बात का इंतजाम है कि सिर्फ मुसाफिर ही ट्रेन में पहुंचे, वायरस ट्रेन में सवार ना हो जाए। अब नए नियमों के मुताबिक पैसेंजर्स को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, जिससे यात्रियों की अच्छी तरह जांच की जा सके। हर स्टेशन पर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है ताकि पता चल सके बुखार है या नहीं। कोरोना को देखते हुए रेलवे ने ज़बरदस्त इंतजाम किए। ट्रेन को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रेन की सीट, हैंडल, टॉयलेट सब कुछ सैनिटाइज किया जा रहा है। पैसेंजर्स को स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा सर्कल मार्क बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अगर ट्रेन में सफ़र करना है तो आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना होगा, मास्क लगाना होगा। और ये नियम अब कुछ दिनों के लिए नहीं है, इनकी आदत धीरे धीरे डालनी होगी। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क पहन के अपने अपने कोचेस पे एंटर करें। निवेदन है कि अपने अपने कोचेस में मास्क पहन के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एंटर करें। धन्यवाद। रेलवे ने हर पैसेंजर के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। पैसेंजर्स का ख्याल रख रहे हैं और अपने फ़ोन पर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे एक जागरूक पैसेंजर का मैसेज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज ट्वीट किया। Hello friends, I am your fellow Indian and I recommend using Arogya Setu app as even I installed it. Do download it and use it. It's for your safety. पैसेंजर्स की यही जागरूकता आज मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। आज शाम 5:30 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए 1100 पैसेंजर लेकर ट्रेन रवाना हुई, लेकिन इस ट्रेन के लिए किसी तरह की मारामारी नहीं थी। लोग अपनी बारी का इंतज़ार बड़े इत्मीनान से कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को फॉलो कर रहे थे। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग हुई, टेम्परेचर चेक हुआ, लेकिन कुछ पैसेंजर्स को ऐसे भी थे जो पीपीई किट पहनकर रेलवे स्टेशन दाखिल हुए। असल में नवी मुंबई रहने वाली एक महिला को गुड़गांव में अपनी बेटी के पास पहुंचना था। उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, किसी वक्त डिलीवरी हो सकती है, बेटी अकेली है, उसके बाद देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसलिए बुजुर्ग माँ बाप बेटी के पास जाने के लिए माँ निकली। लेकिन बुजुर्ग और बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, इसलिए माँ ने 4 दिन पहले ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगाया, उसे आज पहना और अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखा, मास्क लगाया और बैग को भी पूरी से ढका। इन स्पेशल ट्रेन के अलावा रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक अब शाम 4 बजे तक रेलवे 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवा चुकी है। इनमें से 463 ट्रेन मुसाफिरों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा चुकी हैं, जबकि 112 ट्रेनें रास्ते में हैं या डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हैं। इन 575 ट्रेन में अब तक 6,80,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। इनमें से 2,81,400 प्रवासी मजदूर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। अब तक यूपी के मजदूरों को लेकर 233 स्पेशल ट्रेन पहुंची हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रेन में नहीं, रेलवे स्टेशन के इंतजामात नहीं बदले, एयरपोर्ट्स पर भी नए इंतजामात किए जा रहे हैं। नया अंदाज होगा, जल्दी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां भी सब कुछ बदल चुका होगा। आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से फ्लाइट्स को लेकर कुछ स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिस्कस किए गए। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी है। अनुपम ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ये अभी रोज हो रहा है। इवैक्यूएशन फ्लाइट वो तो आ ही रही है। यात्री जब टिकट लेकर एयरपोर्ट के गेट पर आएंगे तो वहां सीआईएसएफ के जवान फिजिकली टिकट चेक नहीं करेंगे, बल्कि कैमरे लगे होंगे और उनके जरिए टिकट्स की स्क्रीनिंग होगी। यानी जवान और पैसेंजर के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा। एयरपोर्ट पे एंट्री के बाद हर जगह जमीन पर मार्किंग होगी। उन्हीं जगहों पर पैसेंजर्स को खड़ा होना होगा। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। बोर्डिंग पास वाले सेक्शन के बीच पार्टीशन लगाया गया ताकि यात्रियों के बीच किसी तरह का कोई कांटेक्ट ना हो। हर जगह अनाउंसमेंट होते रहेंगे, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। और इसके अलावा एयरपोर्ट में जगह जगह गाइडलाइंस पोस्टर और बोर्ड्स पर भी लिखी जाएंगी। अनुपम ने बताया कि इस वक्त पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है।
वक्त बदला है, मुसीबत का दायरा बदला है, इसलिए हम सबको बदलना होगा। अब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें किसी के भरोसे नहीं रहना, अपनी हिफाजत अपने आप करनी है, खुद ही अपने परिवार का और दूसरों का ख्याल रखना है। और ये सही है कि लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता, कभी न कभी तो लॉकडाउन को खुलना ही होगा। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिसमें लॉकडाउन हुआ ही नहीं। दुनिया भर में स्वीडन का जिक्र होता है। 1 करोड़ की आबादी वाले स्वीडन में अब तक 27,272 कोरोना के मरीज हैं, 3,313 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया। सरकार ने साइंटिस्ट की सलाह के आधार पर सिर्फ कुछ पाबंदियां लगाई। बुजुर्ग लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी थी, क्योंकि बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसलिए कोरोना से बुजुर्गों को बचाना जरूरी है। इसके अलावा स्वीडन में सिर्फ 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई और लोगों को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई। जरूरी काम होने पर ही घर से निकले, घरों में रहकर काम करें, यह कहा गया। इसके अलावा सिर्फ 16 साल से 18 साल तक के बच्चों के स्कूल बंद किए गए। 16 साल तक के बच्चों के स्कूल भी खुले हैं। बार, रेस्टोरेंट, शॉप्स, मॉल सब खुला है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। हाँ, सरकार के एडवाइजरी का असर ये हुआ कि सिर्फ 1 हफ्ते में स्टॉकहोम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने वालों की संख्या 50% कम हो गई। 55% लोग घरों से काम कर रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों का मानना है कि चूंकि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, जिन लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए नौजवानों और हेल्दी लोगों को घरों में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग कोरोना के शिकार हो भी जाएं तो ठीक हो जाएंगे। और अगर ज्यादातर आबादी में कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो गई तो ये अच्छा होगा। इसलिए स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि स्वीडन के अलावा नीदरलैंड, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों ने कोरोना से बचने के लिए सख्त लॉकडाउन किया। हैरानी की बात है कि स्वीडन की हालत बाकी यूरोप के देशों से बेहतर है, लेकिन इसकी वजह अलग है। हमारे देश से इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के लोग कितनी भी बातें कर ले, स्वीडन की जनसंख्या है 1 करोड़, हमारी आबादी 135 करोड़। स्वीडन के लोगों ने सरकार की सलाह को माना, लेकिन हमारे यहां क्या लोग किसी की सुनते हैं? सरकार ने जहां जहां ढील दी वहीं गड़बड़ हुई। आपने देखा, हमने दिखाया। सब्जी मार्केट खुले, शराब की दुकानें खुली, क्या हाल हुआ। इसके बाद भी लोगों को गलती के कारण दूसरे लोगों को बंद तो नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग गलती करें, इसके लिए करोड़ों लोग घर में बंद रहें, कब तक? इसीलिए अब ये लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सरकार ये बताएगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। इसकी गाइडलाइंस तैयार हो रही हैं। अगर इन निर्देशों का पालन करेंगे तो बचे रहेंगे, बात नहीं सुनी, मनमानी की तो कोरोना का शिकार बनेंगे। और आज प्रधानमंत्री ने यही बताया क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन कुछ लोग हैं जो पुरानी आदतों को बदलने को तैयार नहीं है। ऐसी खबर मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। हमें कैसे बदलना है, कितना बदलना है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर थूकना कितना खतरनाक है। इससे कोरोना फैल सकता है। 1 से 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 में फैल सकता है। इसीलिए सरकार ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस पर थूकी मत, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन कुछ लोग आदतें बदलने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ की एक तस्वीर आज मैंने देखी। ट्रिब्यून चौक पर एक बाइक सवार रोड पर थूकना, उसको कितना महंगा पड़ा। वहाँ की सिक्योरिटी में मार्शल ने उससे ऐसा करते हुए देखा, फाइन तो नहीं लिया, लेकिन उसी शख्स से रोड की सफाई करवाई और वार्निंग दी कि फ्यूचर में वो ऐसा ना करे। अभी अच्छा नहीं है कि हर काम जोर जबरदस्ती से करवाया जाए, हर चीज पुलिस नियम का पालन करवाए, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमको अपने आप अपनी आदतें बदलनी होगी। हर जगह पुलिस खड़ी रहे, हर जगह पुलिस झंडा लेकर आपसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए, इसकी जरूरत नहीं है। पुलिस खड़ी हो तो पब्लिक प्लेसेस पर नहीं हम थूकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। चाहिए हम पब्लिक प्लेसेस पर नहीं थूकेंगे, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। हमारे ही देश के लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो कोई सड़क पर नहीं थूकता, क्योंकि डर है, नियम कानून सख्त है, पकड़े गए तो सजा मिलेगी। हमारे यहां सोचते हैं पकड़े गए तो किसी से ऊपर से कहलवा देंगे, किसी से फोन करवाएंगे। ये चीज बदलनी है।
और ये सही है कि पुलिस एक्शन लेती है और कई बार पुलिस वाले भी अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, और वो सीमाएं कैसे भूल जाते हैं इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा था हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, हमें आदतें बदलनी होगी सड़क पर न थूकने की। लेकिन सिर्फ आम लोग बदल जाएं ये काफ़ी नहीं है। जो हमारे अफसर हैं, जिनके हाथ में ताकत है, उनको भी बदलना होगा। और जब मैं देखता हूं कि अफसर अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, दूसरों की इज्जत से खेलते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। आज जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई, उन्होंने बहुत गुस्सा दिलाया। एक अफसर ने मजदूर को लात मारी। लात मारने वाले अफसर का नाम श्री राम बताया जा रहा है, प्रतापगढ़ के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है। दरअसल मुंबई से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रतापगढ़ पहुंची। रेलवे स्टेशन से मजदूरों को बसों के जरिए उनके घरों पर भेजा जा रहा था। मजदूर लाइन में लगे थे, बस में चढ़ रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर लाइन से थोड़ा बाहर हुआ तो अफसर ने उसे लात मार दी। मुझे लगता है अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जो प्रधानमंत्री जिसकी बात की, अगर देश को सबल बनाना है, तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जिनको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। उन्हें मजदूरों की रेस्पेक्ट करनी होगी, किसानों की रेस्पेक्ट करनी होगी, गरीब की रेस्पेक्ट करनी होगी। जिसके पास कुछ नहीं है आप उसे लात मार सकते हैं, आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, वरना ये देश कभी बड़ा नहीं बन सकेगा। और अपनी पूरी स्पीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सब बातों की तरफ इशारा किया। बहुत सारी बातें वो पूरी तरह से नहीं कह सकते और वक्त भी कम है, 33 मिनट उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री क्या क्या कहा इसको लेकर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए, पंकज भार्गव पेश करेंगे।